बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है कि हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर पेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं उन जानदारों को इस्तेमाल करते हुए जो कि या तो compete कर रहे होते हैं पेस्ट के साथ या फिर उनको खा जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है कि जो हमारे पास एफिड जो होते हैं वो अटैक करते हैं वॉलनट ट्री के ऊपर। जो अखरोट का दरख्त होता है उसके ऊपर ये छोटे छोटे से कीड़े जो हैं वो मौजूद होते हैं, इंसेक्ट मौजूद होते हैं जिनको हम एफिड कहते हैं। एफिड क्या करते हैं, एफिड के पास जैसे हमारे पास मॉस्किटो है और उसके पास स्टाइलेट्स मौजूद होते हैं, जैसा कि मॉस्किटो के पास एक नीडल मौजूद होती है और वो उसको इंसर्ट कर लेता है इंसानी जिस्म में और खून पीता है। इसी तरह से एफिड्स जो हैं ये क्या करते हैं, इनके पास भी एक नीडल होती है, ये इसको इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद ये इसको कहाँ तक ले जाते हैं, ये फ्लोएम तक ले जाते हैं और फ्लोएम में जो सारा फूड होता है और फ्लोएम के अंदर से जो फ्लोएम जूस होता है उसको पीना शुरू कर देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जो सारा मटेरियल होता है, फूड मटेरियल होता है, वो एफिड्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और रिज़ल्ट के अंदर जो हमारा पौधा होता है उसकी पैदावार कम हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं अखरोट जो है वो एक एक्सपेंसिव चीज़ है और अगर इसकी पैदावार में कमी होगी तो हमें उसका काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल की मदद से। हमें बायोलॉजिकल जो स्टडी है उससे पता चलता है कि वेस्प जो है वो अटैक करता है एफिड के ऊपर और एफिड को खा जाता है। अब हमने इस नेचुरल साइकिल को स्टडी किया और हमें ये पता चला कि एफिड जो है वो प्रे है किसके लिए, वेस्प के लिए। अब क्या होगा कि हमारे पास जहाँ पर भी वॉलनट के ट्रीज़ मौजूद होंगे हम वहाँ पे वेस्प को छोड़ देंगे, वेस्प अटैक करेंगे एफिड्स के ऊपर और एफिड्स को किल कर देंगे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक बायोलॉजिकल जो हमारी चेन है उसको स्टडी किया और उसको स्टडी करते हुए हमने नेचुरली एक चीज़ का हल निकाल लिया। हमने यहाँ पे किसी किस्म के कोई केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि जो केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है उनका एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि वो जो हमारे पास बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स की पोलिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं ये उनको भी किल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हम लोगों ने जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो हमारे पास पेस्टिसाइड हैं, उनके नुकसान से बचते हुए नेचुरल तरीके से जो एफिड्स हैं उनको अटैक किया और उनको ख़त्म कर दिया। बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जिनको हम नेचर से हासिल करते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स हैं सर्टेन टाइप के पेस्टिसाइड्स हैं जिनको डिराइव किया जाता है नेचुरल मटेरियल से, जैसा कि एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया या फिर सर्टेन मिनरल्स से जो है इनको हासिल किया जाता है। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट को आईडीएम कहा जाता है। आईडीएम क्या होता है, आईडीएम जो है ये एक इफ़ेक्टिव मेथड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। और नॉर्मली ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास कोई एमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी रेलेवेंट मेथड्स होते हैं उस चीज़ से फ़ाइट करने के लिए, उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उन सबको इस्तेमाल किया जाता है और हम उस डिज़ीज़ जो है उसके ऊपर काबू पा लेते हैं। तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल है ऑफ disease in plants can be achieved by using all relevant methods of disease control, कि हमारे पास जितने भी disease control के methods होते हैं उन सबको हम एक साथ implement कर देते हैं। इस तरह की जो approach इस्तेमाल की जाती है इसको integrated disease management का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक आ जाती है। ये पौधे उगाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें पानी के अंदर पौधों को उगाया जाता है। ये कैसे किया जाता है, हम इस डायग्राम से समझते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले जो एक रेजरवायर होता है जिसके अंदर हमने पानी को रखा होता है और इस पानी के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं जिनकी पौधे को ज़रूरत है। उसी पानी के अंदर प्लांट्स जो हैं उनको रखा जाता है ट्रेस के अंदर, ताकि उनकी जो रूट्स हैं उनको डिप करवा दिया जाता है इस वाटर में। इस वाटर से वो सारे न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है और वो ग्रो कर जाते हैं।
हम इस तरीक़ाकार में किसी किस्म की जो सॉइल होती है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो ये जो तरीका होता है इसको हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहा जाता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, इन दिस टेक्निक द प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर। तो हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं एरेटेड वाटर में, ऐसा पानी जिसके अंदर एयर को मिक्स किया गया है, टू विच न्यूट्रिएंट मिनरल सॉल्ट्स हैव बीन एडेड, और साथ में हमने वो तमाम मिनरल्स ऐड किए हैं जिनकी प्लांट को ज़रूरत होती है। तो इनिशियली अगर इसके यूजेस देखें तो इनिशियली ये तरीका क्यों बनाया गया था, तो सबसे पहले तो ये रिसर्चर्स के लिए था कि वो टेस्ट कर सकें कि प्लांट के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी नहीं हैं। सेकेंडली एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस में रहते हुए वेजिटेबल्स को अपने लिए ग्रो करवा सकें, क्योंकि यहाँ से वो वेजिटेबल्स को लेके नहीं जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो इन दो पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज इस तरीके को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है उन इलाकों में जहाँ पे जो फर्टाइल सॉइल है उसकी कमी है। जैसे कि हमारे पास गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, दुबई, सऊदी अरेबिया, वहाँ पे इन तरीक़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उनके पास जो फर्टाइल लैंड है, जो ज़रखेज़ ज़मीन है, उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस तरीके से प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो करवा लिया जाता है, उनको वो तमाम न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं जिनकी उनको ज़रूरत है, और इसमें किसी किस्म की कोई सॉइल को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इस तरीके से प्लांट्स को ग्रो करवा लिया जाता है और उनसे पैदावार हासिल की जाती है। फूड प्रिजर्वेशन, खाने को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कैसे बायोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं फूड प्रिजर्वेशन की, इनको डेवलप किया गया ताकि हम अपने खाने को जो है प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम स्पॉइलेज, ख़राब होने से उसको बचाया जा सके, एंड फॉर इट्स यूज़ एंड ट्रांसपोर्ट विदाउट डैमेज इट्स क्वालिटी, और इसकी क्वालिटी के ऊपर असरअंदाज हुए बगैर इसको इस्तेमाल भी किया जा सके और ट्रांसपोर्ट भी किया जा सके। जैसा कि आज हमें इस दुनिया के हम किसी भी अगर हिस्से में रहते हैं तो हमें वो तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं जो इस दुनिया के बाकी इलाकों में पाई जाती हैं। माजी में ऐसा नहीं होता था। माजी में वो फल या सब्जियां सिर्फ उन्हीं इलाकों में पाई जाती थी जिन इलाकों से वो ताल्लुक़ रखती थी, जबकि आज ऐसा नहीं है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेहतर हो गई और हम लोगों ने फ़ूड को प्रिजर्व करना बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास पास्चराइजेशन है। लुइस पास्चर ने एक तरीका डेवलप किया प्रिजर्व करने के लिए कि हम जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, और ये तरीका इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि बहुत सारा टाइम गुजर जाने के बावजूद, बहुत सारी दहाइयाँ गुजरने के बावजूद आज भी हम इसी तरीके के ऊपर एनएसआर करते हैं और हम इसी तरीके के ज़रिए से अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनकी हिफाजत करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें हम मिल्क को 2 चैम्बर्स में से गुजारते हैं। पहले हमारे पास एक हीटिंग सेक्शन होता है और उसके बाद कूलिंग सेक्शन या कूलिंग चैम्बर होता है। हम इस जो हॉट चैम्बर होता है इसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और टाइम के लिए इस चैम्बर में से गुजारते हैं और फ़ौरन से इसको कूलिंग सेक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कूलिंग सेक्शन के बाद इसको पैक कर लिया जाता है और अब हमारे पास जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो मिल्क होता है, ये प्रिजर्व हो जाता है काफ़ी लंबे अरसे के लिए। जैसा कि हमारे पास पैक्ड मिल्क मौजूद है जो हम काफ़ी महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे पास पास्चराइजेशन का तरीका है, ये बेसिकली 3 तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहली टेक्निक तो ये है कि मिल्क जो है इसको 63 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है 30 मिनट्स के लिए, कि अगर हम 30 मिनट्स के लिए 63 डिग्री सेल्सियस पे अपने मिल्क को हीट करें और उसके बाद फ़ौरन उसको कूल डाउन कर लें तो उसके अंदर मौजूद तमाम जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। सेकंड तरीका हमारे पास जो मौजूद है वो ये है कि हम 72 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं 15 सेकंड्स के लिए। इसको हम कहते हैं HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, कि हम हाई टेम्परेचर देते हैं शॉर्ट टाइम के लिए और अपने मिल्क को या डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं इनको प्रिजर्व कर लेते हैं। थर्ड मेथड और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मेथड है उसको अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट का नाम दिया जाता है और आज ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप कभी भी जो टेट्रा पैक वाला हमारे पास मिल्क मौजूद होता है उसको देखें तो उसके ऊपर ये मेंशन होता है
कि वो UHT ट्रीटेड है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मिल्क जो होता है इसको हीट किया जाता है 140 डिग्री सेल्सियस पे और सिर्फ 4 सेकेंड्स के लिए, और 4 सेकेंड्स के बाद इसको कूलिंग चैम्बर जो होता है उसके अंदर पास ऑन कर दिया जाता है और वहाँ से फिर इसको पैक कर दिया जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास हीटिंग चैम्बर की तो हमें समझ आती है कि हमारे पास हीटिंग चैम्बर मौजूद है जो कि जर्म्स को किल करता है। ये कूलिंग सेक्शन क्यों मौजूद है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमने अगर मिल्क को एकदम से कूल डाउन नहीं करेंगे तो उसका जो फैट कंटेंट है वो अलग हो जाएगा। जैसा कि हम घरों में जो दूध होता है उसको बॉयल कर लेते हैं, लेकिन बॉयल करने के बाद क्या होता है कि उसकी जो मलाई होती है वो ऊपर आ जाती है, जबकि आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने पैक्ड मिल्क को ओपन किया हो और उसमें फ़ैट्स जो हैं वो अलग हो गए हों। अगर उसके फ़ैट्स अलग हैं और उसके अंदर थॉरोली मिक्स्ड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मिल्क है वो स्पॉइल हो चुका है, वो ख़राब है। तो किया क्या जाता है कि हीटिंग चैम्बर के फ़ौरन बाद इसको कूलिंग चैम्बर में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो फ़ैट कंटेंट होते हैं वो मिल्क से अलग नहीं हो पाते हैं और उनकी मिक्सिंग बड़े अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म रहती है। तो इस तरीके से हम इंडस्ट्रियल लेवल पे मिल्क को प्रिजर्व करते हैं और उसके बाद काफ़ी देर तक हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी ईज़िली किया जा सकता है।